जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो आपकी स्पोर्ट वैकेंसी वहां पे हुई थी, वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वही सारे इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड जो आपका टीचर्स एग्जाम करा रही है, सेम वही पैटर्न में क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, ताकि एक आइडिया आपको हमेशा ये लगता चले कि आप जो तैयार कर रहे हो ऐसे ही आपके एग्जाम में भी वहां पे क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों जितने भी अपने प्रैक्टिस सेट होंगे, डेली 6 बजे मॉर्निंग में हम एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप सुबह सुबह ये देख सके कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है और उसी के अकॉर्डिंग आप वहां पे अपनी तैयारी वहां पे कर सके। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है जीके का, टोटल हमारे एग्जाम में नर्सिंग असिस्टेंट के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, ये हर बच्चे को वहां पता है। लेकिन इन 10 क्वेश्चन जो बच्चा 6-7 क्वेश्चन भी यहाँ पे बना लेता है जीके में, ये मान चल बहुत अच्छी उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप ये ट्राई करिए कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही होने चाहिए थे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी। और जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका इनमें से क्या हो जाएगा। एक बार चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए, फिर एक बार सोचो कि इसका आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं केवल यहाँ पे, तो हम लोग जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तुरंत क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, आपको आइडिया लग ही जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। और हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट भी अपना यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये चार ऑप्शन में जिस बच्चे का राइट आंसर कितना यहाँ पे निकल कर आ रहा है, तो इसका पहले ये बताओ राइट आंसर क्या होगा कि हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी। पहला क्या दिया जा रहा है, पारंपरिक बीजों का उपयोग, दूसरा है जैविक खेती की विधियां, तीसरा है आधुनिक सिंचाई तकनीकी और चौथा है पशुधन। भाई ये पशुधन तो हो ही नहीं सकता, आधुनिक सिंचाई भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैविक खेती की विधियां हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब यहाँ पे आपके क्या क्या क्वेश्चन और आपके एग्जाम में यहाँ पूछेगा, तो ये भी ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब से हुई। तो कभी अगर आपसे पूछा गया हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, तो क्या बताओगे, 1960 के दशक में दोस्तों यहाँ पे हुई थी। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है। दूसरा ये यहाँ पे नोट करना, इसका उद्देश्य क्या था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो आपका कृषि उत्पादन वृद्धि था, और इस पे जो आपके खाद्यान्न से गेहूं हो गया, धान हो गया, इसमें काफी ज्यादा वृद्धि वहां पे हुई थी हरित क्रांति के बाद वहां पे। और तीसरा दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पे ये नोट करना कि जो एक वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे नोट करना कि नार्मन बोरलॉग, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि नार्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत वाले को मैंने तो ऑलरेडी कई बार आपको बता ही रुका, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से ये चीज यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों जो आपका जनगणना वाला, आप ये अच्छे से पूरा टॉपिक वहां पे कवर कर लीजिएगा। जनगणना का हमेशा एक क्वेश्चन आपके पेपर पूछा जाता है। आप जब भी एग्जाम देने जाओगे ना, अगर आपने एग्जाम दे रखा होगा तो आपको पता ही होगा, अगर एग्जाम नहीं भी दिया है ना, तो जनगणना वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में जो आपका अंतर है ये सबसे अधिक था। और 4 राज्य क्या है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है। तो आप बताओ हमें इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आपके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आता है तो भाई तुरंत टिक करेगा माइंड, अगर नहीं आता है चाहे एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, फिर तो बस तुक्का ही आपका वहां पे बनता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप कितना बता दोगे, सीधा सीधा बताना है क्या, राजस्थान। क्या बता दोगे, राजस्थान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला, इनके अगर डिफरेंट देखा जाए, इनमें के बीच कितना डिफरेंट था, आप बताओगे 27% का।
का डिफरेंट था, यानी महिला साक्षरता दर यहाँ पे काफी कम आपकी थी। और इसी हेतु अब इसीलिए वहां की जो गवर्नमेंट थी काफी शिक्षा पे अपना पैसा भी वहां पे अब लगाना स्टार्ट कर दी कि जो ये अंतर डिफरेंट इतना ज्यादा हो रहा है, ये डिफरेंट कम वहां पे आपका हो सके। तो कितना डिफरेंट था ये 27%। कौन से राज्य का? राजस्थान का। आप यहाँ पे टिक कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनके ज्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने के। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा। कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ के 20 शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की? कितनी सूचियां प्रदान की हैं? अब ये 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में रिपीट भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो अगर आपके एग्जाम में ये कभी क्वेश्चन रिपीट हुआ तो क्या बताओगे दोस्तों? 3 सूचियां आपकी हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची आपकी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका भारतीय संविधान की आधार भी यहाँ बनी थी। और इसे इस अधिनियम ने प्रांतीय, ये मान चलना प्रांतीय आपका जो स्वायत्तता की इकाई भी आपकी वहां पे हो जाती है। तो कितनी सूचियां बताओगे दोस्तों? 3 आपको बता देना। कौन कौन सी बताओगे? एक दोस्तों आपकी कौन सी होती है? एक आपकी दोस्तों संघ सूची हो जाएगी। एक कौन सी होती है आप बताओगे? यहाँ पे राज्य सूची हो जाएगी। एक दोस्तों कौन सी हो जाएगी आप क्या बताओगे? समवर्ती, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां आपकी यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या बता दोगे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है। ये बताओ भारत का महामहिम राज्यपाल किसे कानूनी सलाह प्रदान करता है? कानूनी सलाह किसे प्रदान करता है? और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपका जो स्पोर्ट की वैकेंसी वहां पे हुई थी आर्मी नर्सिंग की, वहां पे ये सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम वहां पे पूछे गए थे। और एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पे होता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताना आपको? संघ सरकार हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी पूछा जाए संविधान के किस अनुच्छेद अगर पूछा जाता तो क्या बताते? अनुच्छेद नंबर 356 आप यहाँ बता देते। यानी जो राज्यपाल संघ सरकार को राज्य मामले में रिपोर्ट क्या करता है वहां पे आपका भेजता है। और विशेषकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश वहां पे करते हैं। अनुच्छेद पूछा जाता, अनुच्छेद नंबर 356 हम लोग बताते हैं यहाँ पे। ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो आपकी मैराथन दौड़ में मानक दूरी कितनी है? जो आपकी मैराथन दौड़ होती है उसकी मानक दूरी कितनी है ये पूछा जा रहा है। और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, 45 मीटर, 42 किलोमीटर, या 50 मीटर, या 40 किलोमीटर। तो क्या बताएंगे आप इसका राइट आंसर? तो क्या बताएंगे? सीधा सीधा आप बताइएगा क्या? 42 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए वैसे यहाँ पे होना चाहिए था 42.195 किलोमीटर। दोस्तों ये आपकी दूरी यहाँ पे होती है, लेकिन लगभग में अगर 42 हमारा ऑप्शन दिखेगा उसे हम लोग वहां पे टिक करेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन हमारे दोबारा ये पूछा जाता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जो पहला आधुनिक अगर कभी पूछा जाए, पहला आधुनिक मैराथन अगर आपसे पूछा जाए, पहला आधुनिक मैराथन ये कब हुआ था? कब हुआ था बताओगे? 1896 ओलंपिक में पहला मैराथन आपका हुआ था 1896 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अब एक सवाल पूछ रहा है कि किस जनजाति में संयुक्त परिवार की जो प्रमुख महिला परिवार का नेतृत्व करती है? क्या पूछा जा रहा है? जनजाति हमसे पूछा जा रहा है कौन सी जनजाति आपकी यहाँ पे हो जाती है? बताओ, गोंड होगी, नगा होगी, खासी होगी, भील होगी। तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी रिपीट हुआ तो क्या बताओगे? सीधा सीधा क्या बता दो इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा? तो सीधा क्या बताना है? खासी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो खासी समाज में क्या होता है, मात्र सत्तात्मक होता है। यानी जो संपत्ति होती है बेटी को स्थानांतरित वहां पे की जाती है। और जो ये खासी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? कहाँ बताओगे? ये मेन आपका जो मेघालय राज्य है, कहाँ पाई जाती? जो आपकी मेघालय राज्य में खासी जनजाति सबसे ज्यादा आपकी वहां पे पाई जाती है।
तो यहाँ पे क्या होता है, जो मान लो जो पिता की संपत्ति होती है उसे किसको दी जाती है, ये वहां की जो लड़कियां होती है, बेटियां होती है, उनको संपत्ति वहां पे ये स्थानांतरित वहां पे कर दी जाती है। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि खासी जनजाति विशेष तौर पे कौन से राज्य में आपकी पाई जाती है, कहाँ बताओगे, ये आपकी पाई जाएगी कहाँ, मेघालय राज्य में। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बात उसे ये ध्यान रखना है, जो मैंने ये कंप्लीट नोट्स आपको दे रखे हैं, बस जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे रिवीजन किया करिए। इसके साथ जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, बिल्कुल आपके हैंड राइटिंग नोट्स मैंने आपको वहां प्रोवाइड करा रखे हैं। और साथ साथ दोस्तों जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, बस ये आप तैयार कर लेना। अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं भी हुई है, तो सीधा सीधा भाई ये जो नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस एक बार तैयार करके जाना। यकीन मान चलना, जब भी आप पेपर दे जाओ 45 ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे। तो अभी टाइम कम बचा है आपके पास, तो जितना हो सके इनकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। जब भी आपका एग्जाम लगेगा यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सिंपल से जाना है प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको सिंपल से NA वाला लिख के सर्च करना। क्या लिखना वहां पे, सिंपल सा आप लिखना वहां पे NA वाला। जैसे आप वहां पे NA वाला लिख के सर्च करोगे, ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, कंप्लीट नोट्स तैयार करना। यकीन मान चलना, जब भी आप तैयारी करके जाओगे, ये आप पेपर जब भी बैठोगे यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। कंप्लीट नोट्स एकदम बेसिक से तैयार किया गया, ताकि हर बच्चा तैयार करके अपना एग्जाम वहां पे निकाल सके। बस एक चीज ये ध्यान रखना कि ये कंप्लीट नोट्स आपके हिंदी लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां पे करने वाले हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें ये पूछा जा रहा है, टाइम आउट नियम किस खेल में लागू होता है। टाइम आउट कि नियम किस खेल में लागू होता है, बताओ। बैडमिंटन होगा, कुश्ती होगा, हॉकी होगा, क्रिकेट होगा। और इसका आंसर लगभग लगभग सारे बच्चों को पता ही होगा, क्योंकि जो बच्चा क्रिकेट देखता होगा, हर बच्चा इसका आंसर वहां पे टिक कर लेगा। तो क्या बता दोगे, क्रिकेट बता दोगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इसका एक मतलब ये होता है, जैसे कोई खिलाड़ी यहाँ पे आउट हो गया, तो जो दूसरा प्लेयर वहां पे आता है उसे कितना टाइम दिया जाता है, तो उसे दोस्तों 3 मिनट का टाइम वहां पे दिया जाता है। कि अगर कोई बैट्समैन वहां पे आउट होता है, तो 3 मिनट के अंदर नया बैट्समैन आ जाना चाहिए। अगर इसे थोड़ा भी लेट होता है, यानी 3 मिनट के आगे मान लो 1 सेकेंड भी वहां पे आपका हो जाता है, तो टाइम आउट उसे वहां पे दे दिया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यादातर जो टाइम आउट प्लेयर होते हैं, जो आपके टेस्ट क्रिकेट होते हैं, वहां पे कुछ ज्यादा ही कुछ ये वहां पे देखने को आपको मिल जाता है। तो सीधा सीधा क्या बता देंगे हम लोग, क्रिकेट बता देना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगला सवाल हमारा ये पूछ रहा है कि अच्छा ये बताओ, कृष्ण लीला के आपके कुलाचेरी रूप में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी। और ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कुचिपुड़ी है, कथकली है, कथक है, मोहिनी अट्टम है। दोस्तों जो जीके वाले क्वेश्चन है ना, आप एक बार क्वेश्चन देखोगे ना, अगर आता हो तुरंत माइंड क्लिक कर जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप चाहे जितनी बार इसे आप देख लो, ज्यादातर आप तुक्का ही मार के वहां पे आओगे। तो फिलहाल इसका बताइए राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्या बताओगे राइट आंसर, सीधा सीधा आपको बता देना, कुछ बुरी हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों कभी अगर पूछा गया जो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य आपका हो जाएगा, कौन से राज्य का हो जाएगा, तब आपको बताना आंध्र प्रदेश राज्य का नाम वहां पे आपको बता देना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाता है। ये भगवान कृष्ण की लीलाओं पे आपका आधारित होता है। अब इसे नाट्य नृत्य भी आपका कहा जाता है। क्या इसे नाट्य नृत्य भी आपका ये कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ कब हुआ। पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई थी, वर्ष हमसे पूछा जा रहा है। तो ये भी आंसर लगभग हर बच्चा दे ही पा रहा होगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुभारंभ कब से हुआ, तो कब से आपको बताना भाई, 1951 हम लोग बता देंगे। क्या बताएंगे, और पहली पंचवर्षीय योजना कब से चली, 1951 से लेके कब तक थी भाई, ये 1956 तक की आपकी वहां पे चली थी। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, कृषि पे विकास इसका मेन उद्देश्य वहां पे था। अब इसकी प्रेरणा यानी ये कहां से, जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी पहली वाली, ये कहां से ली गई थी, या इसका मान लो कहां से हम लोगों ने देख के सोचा भाई हमारे देश में पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए। तो क्या बताओगे इसकी प्रेरणा कौन से देश से ली गई थी, क्या बताओगे यहाँ पे, सोवियत संघ।
कौन से देश से ली गई थी आप बताओगे? सोवियत संघ से ली गई थी, प्रेरणा वहां पे ली गई थी। वहां देख के अपने देश में भी ये पंचवर्षीय योजना आपकी वहां पे लागू कर दी गई थी। अब इसके बाद उसका अपना अगला सवाल आता है, अच्छा ये बताओ भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से है? ये कौन से राज्य से आपकी यहाँ पे हो जाएंगे? झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो कौन से राज्य से बताएंगे? तो सीधा सीधा हम लोग क्या बताएंगे? उड़ीसा राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी ये कौन सी जनजात से आपकी आ जाती हैं? यानी कि भारत राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, अगर पूछा जाए ये कौन सी जनजाति से आती हैं, तो ये भी नाम नोट कर लेना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जनजात दोस्तों क्या हो जाएगी? संथाल। कौन सी हो जाएगी? जो आपके उड़ीसा राज्य में एक संथाल जनजाति है, वहां से ये आपकी वहां पे आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे इनके बारे में एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि ये क्या हो जाएंगे? भारत की पहली महिला। क्या बताओगे? ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएगी। क्या बन जाएंगे? आदिवासी। एक वर्ड ये भी नोट कर लेना, क्या? आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति ये आपकी वहां बन जाएंगी। अगर पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था, जन्म का वर्ष आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या बताओ? इनका जन्म हुआ था 1958 में। 1958 में मयूरभंज जिला में। अगर पूछ लिया जाए कौन से जिला में हुआ था, तो जिला का नाम क्या बताओगे? यहाँ पे जिला का नाम बताना, मयूरभंज। मयूरभंज जिला में इनका जन्म वहां पे हुआ था। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमें यहाँ इनके बारे में पता होने चाहिए थे। अब इसके बाद हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। दोस्तों मैं हर बार कह चुका हूं कि जो बच्चा आर्मी नर्सिंग की तैयारी करता है मैथ के लिए काफी परेशान होता है। भाई मैथ आपकी बिल्कुल वहां पे नॉर्मल आती है, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो बड़ी आसानी, जो 5 सवाल आपके आते हैं सभी के आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। बस कैलकुलेशन आपको वहां पे आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से पढ़िए, क्या दिया जा रहा है और कैसे आप यहाँ पे सोल्व कर दो। कई सारा बच्चा है ना एडवांस मैथ बहुत पढ़ रहा है, वो माँ त्रिकोणमिति ही लगा रहा है वहां पे, यानी मेंसुरेशन लगा पड़ा है। भाई मैं बता रहा हूँ आपके अर्थमेटिक से 4 क्वेश्चन आएंगे वहां पे, और जो आपके एडवांस मैथ है केवल एक क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है। तो मेन आपको अर्थमेटिक पे ज्यादा वहां फोकस करना है कि भाई 4 क्वेश्चन हमारे ज्यादा है, एक क्वेश्चन के लिए आप पूरी एडवांस खत्म करोगे और 4 क्वेश्चन हमारे अर्थमेटिक के बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते, पहले हमें इन पे फोकस करना है क्योंकि हमारे एग्जाम में ये ज्यादा जरूरी आपके वहां पे हो जाते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि 170 मीटर और 480 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तो पीछे से आ रही तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय आपका लगेगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। और किसमें पूछा गया? हमसे पूछ रहा है कि मिनटों में बताओ कितना समय वहां पे ये लेगा। देखो सवाल में क्या दिया गया, यानी कि हम मान चलते एक रेलगाड़ी आपकी मान लो इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी आपकी इधर जा रही है, ठीक है, 2 रेलगाड़ियां हो गई हैं। अब इसकी लंबाई क्या देगी? मान लो इसकी हमने लंबाई मान ली ये आपकी 170 मीटर है, एक की लंबाई आपने दे दी 480। अब ही कहा जा रहा है कि एक की स्पीड है 70, इसकी स्पीड हमने मान ली, इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 हो गई। अब इसकी स्पीड होगी आपकी 80, यहाँ पे हो गई। अब ये बताओ जो दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं तो ये कितने स्पीड से इसे पार करेगा? इनके बीच का डिफरेंट हो जाएगा, यानी ये पार तो करेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पार करेगा। कि अगर दोनों एक ही तरफ चल रही हैं तो इनका जो डिफरेंट होगा इसी चाल से तो ये कवर करता हुआ वहां पे चलेगा। अब ये बताओ, अब ये टोटल दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी? अब ये रेलगाड़ी जो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी इस पॉइंट तक आएगी, तो ये टोटल दूरी कितनी आपकी हो जाएगी? इन दोनों को जैसे आप वहां पे ऐड करो कितना निकल के आ जाएगा? 480 में 170 आप जोड़ दो, ये दोस्तों निकल के आ गया आपका 650 मीटर। अब देखो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, बताओ समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी हो गई? 650। चाल क्या दी गई? चाल अभी हमने निकाली 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ पे ये दिया जा रहा है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये दूरी हमें दी गई मीटर में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड क्या करें? 5 बटे आप यहाँ पे 18 करोगे, तो 18 हमने यहाँ ऊपर ही आपने यहाँ पे कर दिया। अब इसे सोल्व करो, कितना आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा? जीरो जीरो काट दो सीधा, 5 से काटो, 5 के 5, 5 3 15 हो गया।
13 गुणे 18 करो, कितना हो गया, ये आपका हो गया 234 आपका सेकंड यहाँ पे आ गया। अब इसे मिनट में आप कन्वर्ट कर लो, लगभग ये किसके बराबर आ जाएगा, लगभग दोस्तों ये 3.9 मिनट के बराबर दोस्तों ये आपका लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो सीधा सीधा हम लोग क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस थोड़ी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे होती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिएगा कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। अब अगला सवाल दोस्तों हमारा ये आता है, अच्छा ये बताओ क्या दिया गया, मनोज को रुपए में 612 मिले, उसने इसमें कुछ रुपए अनुज और शेष अमित के बीच बांट दिया। यह देखे कि दोनों हिस्सों पर क्रमशः आपका 8%, 10% वार्षिक दर से आपका 2 वर्षों में मिला ब्याज आपका 272 रुपए। अनुपात बताइए जिससे मनोज ने बांटा, अनुज को कितनी राशि मिली। किसका पूछा जा रहा बताओ, अनुज को कितनी राशि मिली। इस सवाल में भी आपका कुछ नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो 5 क्वेश्चन ये बड़ी आसानी से यहाँ पे आप बल लगा लेंगे। इसका आप कैलकुलेशन करके देखना कि राइट आंसर क्या आएगा। कुछ मैं आपको इसके बेसिक चीजें बता देता हूँ, कहाँ तक बाद जो कैलकुलेशन होगा आप खुद ट्राई करना कि कैलकुलेशन आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और सारे बच्चों में आंसर का वेट भी करूंगा। देखो यहाँ पे क्या दिया, जो कुल राशि आपकी हो गई 1615 हो गई। अब इसे बांटा किसमें गया, इसमें से कुछ रुपए अनुज को, देखो एक दो लोग हो गए, अनुज हो गया, हमने ये मान लिया अनुज कुछ रुपए, हमने कहा भाई अनुज को हमने x रुपए दे दिए, अनुज और शेष अमित को। अब कौन बच रहा, अमित। अब ये बताओ अमित को कितना रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर कुल राशि 1612 है, इसमें x इनको दे दिया, इनको दिया जाएगा 1612 माइनस एक्स, ये रुपए इनको यहाँ अमित को वहां पे दिए जाएंगे। अब सवाल में क्या दिया जा रहा है, आगे ध्यान देखो, शेष अमित को दिया गया। अब यह देखिए कि दोनों हिस्सों पे क्रमशः 8%, यानी इनको दिया गया 8% दर से ब्याज मिल रहा है, इन यहाँ पे लिख लेना 10% दर से यहाँ पे ब्याज मिल रहा है। अब जब दोनों वर्षों का, अब समय क्या दिया गया, t बराबर 2 वर्ष है, t बराबर दोनों का 2 वर्ष यहाँ पे दे दिया गया। अब ये बताओ अब ब्याज कितना मिला है, 272, यानी जो हमें ब्याज मिला है, कितना ब्याज मिला है, जो आपका इंटरेस्ट मिला है ये 272 रुपए का हम लिख देते हैं, हमारा भाई साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट आपको 272 के यहाँ मिला है। अब हमसे ये पूछा जा रहा अनुज को कितनी राशि मिली, बस हमें इस x का मान आपको निकाल लेना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कुछ बेसिक चीजें और आपको बता देता हूँ, फिर कैलकुलेशन करना और देखना आंसर कितना आएगा। देखो पहले क्या, इनको राशि मिली x, तो यहां से क्या किया, x गुड़े दर है इनकी 8%, समय आपका 2 है, बटे आप यहाँ पे कर दिया 100। इसके बाद जोड़ेंगे, यहाँ हो गया 1612 माइनस का x, दर है आपका 10%, समय यहाँ पे 2 है, बटे आप कर दोगे 100। यानी ये जो टोटल आपका निकला है यहाँ से ब्याज कितना, ये आपका 272 के बराबर ही तो आएगा, क्योंकि ब्याज हमें 272 तो मिल रहा है। बस यहाँ पे बस आप क्या करिएगा, x का मान निकालिएगा, आप कैलकुलेशन करिएगा, x का मान निकाल के बताइएगा राइट आंसर कितना आएगा। मैं सभी के आंसर का इसका यहाँ पे वेट करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन आएगी तभी आप सभी के आंसर वहां पे आप दे पाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जा रहा है, एक वस्तु की कीमत में पहले आपका 15% की वृद्धि हुई, फिर आपका 12% क्या हुई, कमी हुई, और एक बार फिर वस्तु पे 8% की वृद्धि की गई। अब बताओ कीमत में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन आपका हुआ। इसमें भी कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। देखो हमने मान लिया कि पहले आप मान चलो आपके पास 100 रुपए थे, कितने रुपए, 100 रुपए। अब हमने क्या किया, 15% की वृद्धि। अब देखो 15% वृद्धि क्या हो जाएगी, 100 गुड़े 115 बटे आप यहाँ पे 100 करोगे, 115 बटे 100 करोगे, 100 से 100 कटेगा, ये कितना हो गया, आप देखो यहाँ पे सीधा ये करो, आप यहाँ पे देखो 100 हुआ, 15% वृद्धि की तुमने, 115 बटे 100 कर दिया, तो ये अब हमारी राशि हो गई आपकी 115 हो गई, क्योंकि ये 100 से 100 कट गया। कितना अमाउंट हो गया हमारा, अब हमारा अमाउंट हो गया आपका 115। फिर कहा गया कि भाई 15% वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी हो गई। अब ये जो आपका 115 है, अब 12% कमी, 100 में 12 कम किया, 88 बटे 100। अब इसको आप गुणा कर दो, 88 बटे 100 से गुणा करोगे यहाँ पे,
तो 88/100 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 101.2 लगभग आपका दोस्तों, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी अब हमारा अमाउंट क्या हो गया, 101.2 हो गया। अब देखो सवाल में बोला जा रहा है कि फिर अब आपका 8% की फिर वृद्धि कर दी गई है। अब इसको गुणा हम कर देते हैं, 108/100 से कर दो। अब इसे सोल्व करो, कितना आएगा, ये आपका निकल के आ गया 109.3 आपका निकल के आ गया। यानी कोई अमाउंट आपका 100 रुपए से आप कितना हो गया, 109.3 हो गया। तो ये बताओ कितना ये बढ़ा हुआ है। तो हम भाई साफ साफ दिख रहा 9.3% की वृद्धि हुई है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.3% की वृद्धि, नहीं, हाँ ये लिखा है 9.3% की वृद्धि हो जाएगी। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करनी, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिएगा। सेम ऐसे सवाल आपके एग्जाम में वहां पे आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। अब देखते हैं जो हमारा अगला सवाल आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि देखो, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे पर 370 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 9 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 10 बजे 70 की स्पीड से चलती है। तो दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी, हमसे टाइम पूछ रहा है, दोनों ट्रेनें कब आपकी वहां मिलेंगी। देखो सवाल में क्या दिया गया, जैसे यहाँ पे हम मान चलते हैं एक पॉइंट ये आपका ए हो गया, अब यहां से इतनी दूरी एक सेकेंड पॉइंट आपका बी हो गया। टोटल दोस्तों ये दूरी आपकी कितनी है, ये दूरी आपकी दी जा रही 370। ये टोटल दूरी क्या है, 370 किलोमीटर हमें यहाँ पे दी गई है। अब एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन आपकी इधर से यहाँ पे आ रही है। अब एक की चाल क्या है, एक की चाल दी जा रही ए से सुबह, यानी एक ट्रेन यहाँ से चलती सुबह 9 बजे 60 की स्पीड से चल रही, और दूसरी ट्रेन चल रही दोस्तों यहाँ पे 70 की स्पीड से चल रही है। लेकिन ये दोस्तों चल रही यहाँ पे 9 बजे, अब ये चलती दोस्तों 10 बजे। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये निकाले जो ट्रेन हमारी पहले चल गई है, यानी कि जैसे ये 1 घंटे पहले चल गई, अगर हम ये मान चलें ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, यहाँ प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में अगर 60 दूरी तय करती है, तो ये 1 घंटे पहले चल रही, यानी अब मान लो यहाँ पे 10 बजे होंगे, अब 10 बजे यहाँ पे हैं, तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो ये 1 घंटे में 60 दूरी तय कर लेगी। अब बताओ ये दूरी कितनी बची होगी, ये 60 कम कर दो, टोटल अगर 370 है, इसमें 60 कम कर दोगे तो ये दूरी क्या बची आपकी, 310 किलोमीटर यहाँ बची है। अब बताओ, अब ये 310 किलोमीटर दोनों ट्रेनें कितने समय में तय करेंगे, यानी कुल दूरी बची हमारी है 310 किलोमीटर। अब चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल 60, अगर ये ट्रेन यहाँ पे आ गई, यहाँ भी चलेगी 60 की स्पीड से, ये आ रही 70 के। अब चाल क्या होगी, 6 12 130, यानी कि क्या होगी चाल हमारी 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे अपोजिट चलती है तो इनके चाल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। चाल क्या हो जाएगी अब आपकी 130, ये भी किलोमीटर में, और ये अब बताओ, अब इसे सोल्व करो, कितना यहाँ पे निकल के आएगा, 310 भागे आप 130 करेंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये दोस्तों लगभग आपका निकल के आएगा थ्रू 2.38 घंटे हावर्स, इतना दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि 2 घंटे, यानी यहाँ पे कितना बज गया, 10 बजे थे, अब 10 में अगर 2 घंटे और जोड़ दो, यानी 10 बजे दोनों ट्रेनें चली थी यहाँ पे, अगर 2 घंटे यहाँ पे जोड़ा कितना हो गया, 10 11 12, 12 बज गया, सीधा सीधा क्या बजे यहाँ पे, आप बताओगे ये 12 बजे, और मिनट कितने ज्यादा है, 38 मिनट, तो ये 38 मिनट भी आप यहाँ पे कह दोगे, इतना टाइम आपका लगेगा। तो कितना टाइम बच जाएगा, 12 बजे 12:38। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आप सारे आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे पाओगे, बस थोड़ी कैलकुलेशन आपको वहां पे आनी चाहिए थी। अगला सवाल हमारा, एक सवाल ये पूछा जा रहा है, और दोस्तों ये आपके जो सवाल आते हैं एवरेज वाले लगभग, ये आप 2-3 तरीकों से वहां पे लगा सकते हैं, जो भी तरीका आपको इजी लगे। एक बार सवाल ध्यान से पढ़िए, फिर हम लोग देखें सॉल्व करते हैं कि राइट आंसर इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखो सवाल सीधा सीधा दिया जा रहा है कि एक समूह में 30 विद्यार्थी की औसत आयु 18 वर्ष है। अब जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो औसत आयु आपकी 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु बताओ।
देखो एक इसका क्या होता है बेसिक मेथड होता है, पहले वो देख लो। बेसिक मेथड सबसे अच्छे इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारा जो एग्जाम वहां पे होगा बहुत ज्यादा टाइम वहां पे दिया जाएगा, और ज्यादा जो बच्चे आर्मी नर्सिंग वाले होते हैं इनकी थोड़ी मैथ वीक होती है। तो मैं इसका एक बेसिक मेथड ही बताता हूँ, इसका आप ट्रिक मेथड भी देखोगे मैं बता दूंगा, लेकिन आपका बेसिक मेथड जरूर याद करिएगा। देखो पहले क्या दिया गया, वो 30 विद्यार्थी हैं, संख्या कितनी है 30, 30 विद्यार्थी, औसत आयु 18 वर्ष। योग क्या हो जाएगा, तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या। संख्या 30 होगी, औसत आपके 18 होगी। 30 गुणे आपने क्या किया, सीधा सीधा 18 कर दोगे, ये कितना निकल के आ गया आपका, हो गया 540 यहाँ पे हो गया। अब देखो फिर बोला कि जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अगर पहले 30 बच्चे थे, अगर शिक्षक को भी शामिल कर लो, संख्या कितनी होगी, आप कहोगे संख्या भी 31 हो जाएगी। अब औसत भी आपका एक बढ़ गया, पहले 18 था, अब क्या हो गया 19 हो गया, इनको गुणा किया, इनका गुणा कितना हो गया 589 आपका हो गया। तो भाई अब जो ये संख्या बढ़ी है किसकी वजह से बढ़ी है, जो शिक्षक आया है। तो अब जैसे इसमें डिफरेंट लोगे 589 में आप जब 540 माइनस करोगे कितना निकल के आएगा, सीधा सीधा दोस्तों ये 49 निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या बता देंगे, जो शिक्षक की उम्र कितनी हो जाएगी, ये आपका 49 49 साल वहां पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक कर देना है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब इसका एक बेसिक मैटर दोस्तों सिंपल से ये होता है कि 30 विद्यार्थियों का औसत आयु, जो भी आपका औसत दिया जाएगा आप यहाँ पे लिख देना 18। ठीक है, अब क्या लिखोगे, 1 वर्ष यहाँ पे बढ़ जाता है, तो यानी जो 30 थे, अब मान लो एक बढ़ा 31 हो गए, अब ये 31 को तो एक एक बढ़ा होगा, तो यहाँ पर यही जो आपका 31 यहाँ पे यानी एक 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 बढ़ता है, ये सभी का बढ़ेगा, कितने लोगों बढ़ेगा 31 लोगों को यहाँ पे बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे आप 31 और लिख दोगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 3 1 4 करोगे, सीधा सीधा 49 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में ये लग तो जल्दी जाते वहां पे, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक वहां भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये जो कैलकुलेशन वाला मेथड होता है ये आप वहां पे नहीं भूलोगे, आंसर इससे जल्दी आते हैं। लेकिन अभी आपको ये वाले मेथड वहां पे सॉल्व करने के अपने को टाइम वहां काफी ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मैथ के 5 ही क्वेश्चन, ये नहीं कि हमारे का 15 आ रहे हैं 20 आ रहे हैं 25 आ रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा। तो मेन आपको थोड़ा ये बेसिक मेथड ज्यादा लेके हमें वहां पे चलना है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ बायोलॉजी का आता, ध्यान से पढ़ो ये क्वेश्चन क्या आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये अपने ऐसे क्वेश्चन होते हैं, भाई आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो क्या बताए फिर वहां पे। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं वहां पे मैंने हर उसमें बता दो, आप कुछ बेसिक चीज देखना। देखो जैसे आपका जो जीके होता है, कई सारा बच्चा होता है जीके में केवल इतिहास पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ा है। मैं हर बार बताता हूँ, जैसे जो आपका जीके वाला पार्ट होता है, इसमें मेन आपको 3 टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। एक दूसरा आपका करंट अफेयर हो जाएगा, करंट अफेयर के लगभग आपके 3 क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपका स्टैटिक जीके हो जाता है, इसके भी दोस्तों हमेशा आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। एक आपका दोस्तों जो संविधान वाला पार्ट होता है, संविधान भी दोस्तों आपको 1 2 क्वेश्चन हमेशा वहां पूछे जाते हैं। तो मेन आपको इन 3 टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। एक आप करंट अफेयर अच्छे से याद करने हैं, स्टैटिक जीके पे ध्यान देना, और संविधान वाला। और जो बच्चे मान लो इतिहास भूगोल इस ज्यादा ध्यान दे रहे, इसमें थोड़ा नहीं ध्यान देना, उनके भी 1 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें क्या करना, पहले उस पर ज्यादा पकड़ बनानी है जहां ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और सेम वैसे दोस्तों जो आपके ये साइंस होती है, बायोलॉजी होगी हमारी, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स हो गई, इसमें दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे जो मैंने आपको, जो आपकी बायोलॉजी हो गई या केमिस्ट्री हो गई या फिजिक्स होगा, जो मैंने इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, किसी को मैंने 2,500 दिए, किसी को 3,000, किसी के लगभग 3,500, ये आप वहां पे तैयार करो। और जीके मैंने जो आपको 4-5 हजार क्वेश्चन दे रखे, बस वन लाइनर दिया है ताकि आप पढ़ते जाओ आंसर देते जाओ। तो जो मैंने एप्लीकेशन नोट्स अपलोड कर रहे हैं वो आप तैयार करना, या फिर जो व्हाट्सअप नंबर शो करा, अगर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तभी मैं कंप्लीट नोट अभी प्रोवाइड करा दूंगा। एग्जाम तक ये चीजें अच्छे से जरूर आप तैयार करके वहां पे जाइएगा। फिलहाल तो हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, कि पौधों में प्राय एक ही क्या होता है, बताओ, गुर्दा होगा, फेफड़ा होगा, वृक्क होगा, अंडाशय होगा। तो भाई हम सभी को पता है क्या राइट आंसर हो जाएगा, सीधे से अंडाशय आप बता दोगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी फूलों में एक ही अंडाशय होता है जो क्या करता है, ये फल में परिवर्तित होता है। ये किसमें परिवर्तित होता है,
ये दोस्तों बताओगे आप फल में परिवर्तित होता है, और इसी में दोस्तों क्या होता है, बीज का आपका निर्माण होता है, और ये आपका स्त्री जनन अंग का एक भाग आपका वहां पे हो जाता है। तो क्या बताओगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो इसमें क्या दिया जा रहा है, ये बताओ टिटनेस का कारण क्या होता है। जो भाई टिटनेस हो जाता है, बताते कि भाई लोहा लग गया, भाई जाओ अपना मतलब इंजेक्शन लगवा लो, सुई लगा लो। तो यही पूछा जा रहा है कि टिटनेस का मेन रीजन क्या होता है, क्या कारण वहां पे होता है। दोस्तों ये हम सभी को पता है, क्या बताओगे सीधा सीधा, ये हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी दोस्तों जो आपका एक क्या होता है, टिटनेस बैक्टीरिया होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। टिटैनी ये इसका नाम यहाँ पे हो जाता है, पूरा नाम यहाँ पे केवल टिटैनी और यहाँ पे ऐड कर लेना। ये दोस्तों क्या होता है, आपका एक बैक्टीरिया यहाँ पे होता है, और ये क्या होता है, घाव के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और जिससे क्या होता है, टिटनेस में मांसपेशियां में, जो हमारी मांसपेशियां होती है, इसमें आपकी ऐंठन होना स्टार्ट हो जाती है। आपने देखोगे जब आपके कट मार्क लगता है, यानी जो लोहा लग जाता है, पुराना लोहा जंग लगा हुआ, तो क्यों कहा जाता है कि जाओ टिटनेस का इंजेक्शन लगा लो। क्योंकि दोस्तों ये आपका जो बैक्टीरिया होता है ना, जहां पे हमारे शरीर में कोई घाव होता है, वहीं से ये आपका अंदर प्रवेश करता है। अब ये ज्यादा जैसे आपके पुराने जंग लगे लोहे होते हैं, ज्यादा ये बैक्टीरिया उनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। तभी क्या होता है, यह हमेशा बोला जाता है कि जब भी लोहे का घाव लगता है, लोहा लग जाता है, तो हमेशा इसी वजह से कहा जाता है कि भाई टिटनेस का इंजेक्शन वहां पे लगा लो। अगर किसी को टिटनेस की दिक्कत वहां पे देखने मिलती है, उसमें क्या हो, जो हमारी मसल्स होती हैं, ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, इनमें क्या होता है, ऐंठन आपके होना स्टार्ट वहां पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है। तो हमें लेने वाला नहीं पूछा जा रहा, हम जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसमें क्या मात्रा आपकी यहाँ पे होती है। तो दोस्तों क्या बताओगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, बताना 4%, क्या हो जाएगी, 4% हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर सो ऐसे पूछा जाए कि जो हमारा वायुमंडल है, अगर ये पूछा जाए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, तो अगर कभी पूछा जाए जो आपका CO2 होता है, अगर इसका किसका पूछा जाए, वायुमंडल का, ये बताओ अच्छा वायुमंडल में ये कितने परसेंट पाया जाता है, तो क्या बताओगे यहाँ पे, 0.03% दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग सांस लेते हैं, तो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या मात्रा होती है, जब सांस लेते हैं तो होगी ये 0.3%, और जब हम लोग सांस छोड़े कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 4% यहाँ पे आपकी हो जाएगी। और दोस्तों ये आपका कोशिकीय श्वसन का क्या होता है, एक अपशिष्ट उत्पाद आपका वहां पे हो जाता है। चलिए अगला एक सवाल ये आता है, इसमें ये पूछ रहा है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है। तो क्या बता दोगे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। तो यहां सीधा सीधा क्या बताओगे, आप बताओ क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम केंद्रीय आयन आपका एक यहाँ पे होता है, और ये आपका प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, बहुत आपका आवश्यक भी यहाँ पे होता है। और ये जो आपके हरे पौधे होते हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करता है कि जो पौधे आपके हरे होते हैं, कभी पूछा उनका रीजन क्या होता है, क्या बताओ भाई, क्लोरोफिल के कारण से ही उनका हरा रंग वहां पे होता है। तो क्या बताओगे दोस्तों राइट आंसर, मैग्नीशियम, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा एक सवाल ये आपसे पूछ रहा है कि सूर्य ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। बताओ, वाष्पोत्सर्जन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, विसरण के दौरान, या परासरण के दौरान। तो क्या बता दीजिएगा इसका राइट आंसर, जब भी आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन ये कभी भी हुआ था, क्या सीधा सीधा हमें बताना है, ये बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बताएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, काफी ज्यादा आवश्यकता वहां पड़ती है, और ये प्रक्रिया केवल आपके हरे पौधों में ही होती है, यानी जो मृत पौधे हैं, सूखे पौधे हैं,
वहां बिल्कुल नहीं होते। सीधा राइट आंसर क्या बताओगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, आप राइट आंसर यहाँ पे बता दीजिएगा। अब एक सवाल ये पूछ रहा है कि ये बताओ परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। परागज जो ज्वर होता है यानी जो आपका है फीवर होता है, ये किसका लक्षण यहाँ पे आपका होता है। मतलब कुपोषण का, एलर्जी का, वृद्धावस्था या कार्य क्षमता का। तो हम लोग क्या बताएंगे राइट आंसर कि हमारे एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये आपका रिपीट हुआ तो सीधा सीधा आपको क्या बताना है, एलर्जी का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी जो आपको ये परागत ज्वर होता है ये एलर्जी से जुड़ी एक बीमारी होती है। किससे, एलर्जी से जुड़ी आपकी ये बीमारी वहां पे हो जाएगी। और ये आपका पराग कणों के कणों से वहां पे होता है। इसमें आपका छींकना हो गया, या फिर जो हमारे कभी देखा होगा आपके आंखों से पानी वहां पे आते हैं, ये सारे इसी के लक्षण वहां पे आपके हो जाते हैं। ये किसके सिम्टम होते हैं, क्या बताओ, एलर्जी। क्या होती है आपके प्रकार की, सभी एलर्जी आपकी वहां पे होती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एड्स एक निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़ी है। बताओ, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, किससे जुड़ी हुई आपकी यहाँ पे हो जाएगी। एक बार ध्यान से आंसर ये पढ़ियो, फिर बताओ क्या आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके मैं करा रहा हूँ, यहाँ पे आप ये काउंट करते चलना कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। जैसे हम लोग जीके पहले सॉल्व किए थे कि 10 में कितने हमारे सही हुए, मैथ हमने सोल्व किया 5 में मैथ कितने सही हुए। अब फिलहाल हम लोग बायोलॉजी यहाँ पे देख रहे हैं, बायोलॉजी में कितने हमारे सही हो रहे हैं। तो जो हमारा पार्ट वीक होता है और जो मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं उस पे भी आपको ज्यादा ध्यान वहां पे देना है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पे थोड़ा हमारे टाइम भी यहाँ पे कम बच रहा है। लगभग केवल 1 महीना ही टाइम हमारे बचा हुआ अपने एग्जाम का। तो जो चीजें जैसी बताई जा रही आपको वैसी वहां पे तैयारी करते हुए चलना है। इसका सीधा सीधा राइट आंसर आप क्या बता दोगे, ये बता दीजिएगा, चेचक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी एड्स एक आपका क्या हो जाएगा, वायरल रोग होता है जो आपका एचआईवी वायरस से होता है। किससे हो जाएगा, एचआईवी वायरस से आपका वहां पे होता है। अब ये शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। और ये आपका यौन संक्रमक संक्रमित रक्त और सुई से आपके यहाँ पे फैलता है। तो एड्स एक निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़ी हुई आपकी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक क्या देखो, स्मॉल पॉक्स दिया जा रहा, आप ये मान लें क्योंकि ये भी एक क्या होता है, वायरस होता है, एक विषाणु आपका होता है। तो आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था ना आपका रिलेशन यानी स्पोर्ट भर्ती में, तो आपका वहां पे जो आपका ये स्मॉल पॉक्स में आपका टिक वहां पे राइट किया गया था। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाउट वाला हो जाता, ऐसे आपने ये क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं होगा कि कैसे इसका राइट आंसर आपका चेचक यहाँ पे ये हो जाता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन वहां पूछा जाता है तो आपको वहां फिलहाल यही याद करना है कि भाई हमें चेचक वाले में वहां पे टिक आपको वहां पे करना है। क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि इसका कोई मिलता जुलता नहीं, लेकिन वहां पे जो एग्जाम कराया गया था वहां पे इसी को आपका राइट आंसर वहां पे आपका माना गया था। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है ये पूछ रहा है कि संयुक्त पड़ वाला पौधा होता है, संयुक्त पड़ वाला पौधा होता है, कौन सा हो जाएगा। पपीता होगा, नारियल होगा, पीपल होगा, या फिर आपका जपा कुसुम, जपा कुसुम हो जाएगा। तो क्या बताएंगे राइट आंसर इसका, तो आप सीधा सीधा बताइएगा भाई, जो आपका नारियल होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नारियल के दोस्तों पत्ते होते हैं काफी लंबे और संयुक्त पत्तियों वाले आपके यहाँ पे होते हैं। और संयुक्त पत्तियों में से एक पत्ती कई खंडों में भी आपके दोस्तों आपकी विभाजित वहां पे होती है। अब इसे पहचानने के लिए प्रत्येक खंड डंठल से जुड़ा आपका वहां पे होता है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता दोगे, नारियल। क्या लिखा है यहाँ पे, संयुक्त पड़, संयुक्त पड़। दोस्तों आप देखा होगा नारियल के पेड़ होते हैं, आप ध्यान से देखना उनके पत्ते क्या लंबे होते हैं और क्या होता है, कटे बीच बीच धारियों से कटे हुए होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त पड़ वाला पौधा ही आपका बोला जाता है। क्या हो जाएगा, नारियल आपका वहां पे हो जाता है। अगले सवाल में ये हमसे पूछा जा रहा, अच्छा ये आप बताओ वह वैज्ञानिक कौन है जिसने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। अब इसका आंसर लगभग हर बच्चे का सही भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े कम ही मिलते हैं वहां पे। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत वहां पे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या बताएंगे दोस्तों, विलियम हार्वे का नाम बता देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विलियम हार्वे ने 1628 में
1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी और इन्होंने ये सिद्ध किया कि हृदय रक्त का पंप करता है। इन्होंने ही सिद्ध किया था कि हमारा जो हृदय होता है ये रक्त को क्या करता है, पंप करता है। इन्होंने ही सिद्ध किया था और इस खोज से हृदय और रक्त प्रणाली को समझ वहां पे आ गई थी। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो हृदय होता है रक्त आपका ये पंप करता है, किसने बताया था, तब भी आपको विलियम हार्वे का नाम ही वहां पे आपको बता देना है। अगले सवाल में ये हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है। अब इनमें बताओ पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है, पेप्सिन होगा, रेनिन होगा, इंसुलिन होगा या फिर आपका एमाइलेज होगा। तो बताओ पाचक एंजाइम इनमें से कौन सा नहीं है, सीधा सीधा क्या बताना, इंसुलिन आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इंसुलिन क्या हो जाएगा, एक आपका हार्मोन है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एक प्रकार का हार्मोन होता है, ना कि दोस्तों ये आपका एक कोई एंजाइम यहाँ पे है। अब ये क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज को क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्या कंट्रोल वहां पे आपका ये करता है। और पाचक एंजाइम दोस्तों पाचन में सहायता करते हैं, जबकि हमारे जो हार्मोन होते हैं ये शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित कंट्रोल वहां पे करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो आपका इंसुलिन होता है ये आपका हार्मोन है, ना कि कोई पाचक एंजाइम आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया या आपका एमाइलेज हो गया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, पाचक एंजाइम वहां पे आपके हो जाएंगे। और सारे क्या हो जाएंगे, आप बताओगे सीधा सीधा पाचक एंजाइम हो जाएंगे, लेकिन जो आपका इंसुलिन है ये आपका एक हार्मोन वहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विकास का सिद्धांत क्या दिएगा, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित वहां पे किया गया था, किसके द्वारा किया गया, लुई पास्चर होगा, अरस्तु, ग्रेगर मेंडल या जॉर्ज या फिर आपका चार्ल्स डार्विन। तो किसका नाम बताओगे, अगर हमारे पेपर में ये रिपीट क्वेश्चन कभी भी हुआ तो सीधा सीधा आपको क्या बता देना, चार्ल्स डार्विन का नाम बता देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक ये नोट करना, इनकी एक काफी फेमस पुस्तक है जो हमारे एग्जाम में कई बार वहां पूछी गई है। तो पुस्तक का नाम दोस्तों क्या बताओगे, ये नोट कर लेना, क्योंकि ये पुस्तक भी आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों ये पुस्तक भी इनकी यहाँ पे हमारे पेपर में पूछी जा चुकी है। और ये एग्जाम में हम क्या बताएं, लगभग लगभग ये मान जाए 5-6 यारो जडारों में ये क्वेश्चन मैंने वहां पे देखा है, जहां पे इनकी ये पुस्तक के बारे में बताया गया था। इन्होंने कहा था कि जीवों में समय के साथ क्या होता है, अनुकूलन के कारण क्या होता है, उनका विकास होता है। यानी जैसा हमारा वातावरण रहेगा उसी के साथ वहां पे जो जीव होंगे उसी कंडीशन के अनुसार अपना विकास वहां पे करेंगे। तो राइट आंसर क्या बताओगे, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। इनकी ये पुस्तक अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में कई बार ये पुस्तक वहां पे आपकी पूछी गई है। अगले सवाल में ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती, भाई सभी को पता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया वो कम ही मिलते हैं। यानी 50 में कम से कम आपको 7-8 ऐसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिखेंगे और इनके आंसर आपको गलत बिल्कुल वहां पे नहीं करने। तो सीधा सीधा क्या बताओगे भाई, जो आपकी ओरू हो जाए, जो जांग की हड्डी होती है, फीमर हड्डी होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये आपकी हड्डी जो होती है सबसे मजबूत हड्डी भी होती है, और ये हमारे पूरे शरीर का भार इसी पे रखा हुआ आपके जो जांग की हड्डियां होती है यहाँ पे होती हैं। और ये कूल्हे से घुटने तक फैली, जो हमारा कूल्हा होता है ना, ये कूल्हा, कूल्हे जो हमारे घुटने हैं यहाँ तक की हड्डी आपकी ये वहां पे होती है। अब ये पूरा जो शरीर का वजन इन्हीं हड्डियों पे आपका सहा हुआ है, रखा हुआ आपका हो जाता है। अगला सवाल आता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, हमारे शरीर में बताओ सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा। ऑक्सीजन है, कार्बन है, लोहा है, नाइट्रोजन है, किसका नाम आप बता दोगे। तो अगर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा हम क्या बताएंगे भाई, ऑक्सीजन बताइएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो आप क्या बताओगे, ऑप्शन ए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन शरीर में लगभग कितना होता है दोस्तों बताओ क्या, 65% ऑक्सीजन का ही मात्रा यहाँ पे होता है। और ये आपका जल और जैविक यौगिक में प्रमुख आपका वहां पे होता है, और ये आपका कोशिकीय शोषण में भी आपका ये मुख्य भूमिका आपका वहां पे निभाता है। तो क्या बताओगे सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, परसेंटेज क्या हो जाएगा, 65% आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला शरीर आता है, ये बताओ निशांतता किसकी कमी से होता है, जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है ये लिख के आएगा, या फिर निशांतता वहां पे लिख के आएगा,
हिंदी इंग्लिश जो बच्चे हों ध्यान से देना, अगर आपको हिंदी में एग्जाम देना है तो वहां पे आपका ये निशानदता वहां पे लिख के आएगा, लेकिन कई सारे बुकों में ये आपका नाइट ब्लाइंडनेस ही वहां पे दिया हुआ है। बताओ किसकी कमी से होगा? ग्लूकोज, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन ए। तो इसका भी हम सभी को आंसर पता है, क्या बता देंगे? विटामिन ए बता दीजिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि हिंदी में निशानदता लिख के आएगा, या फिर इसकी जगह एक वर्ड और लिखना, रतौंधी। रतौंधी भी लिख के हुआ आपके पेपर पूछा जाता है। अब ये आंखों की रोशनी के लिए आपका क्या होता है? आवश्यक वहां तो होता है। इसके अगर पूछा जाए प्रमुख स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत विटामिन ए के, तो क्या बताओगे दोस्तों? आप बताना गाजर, इसके बाद क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, गाजर, दूध, या फिर आपकी जो हरी सब्जियां होती, जो आपकी हरी सब्जियां, नोट कर लेना, हरी सब्जियां, ये क्या होते हैं? विटामिन ए के प्रमुख स्रोत वहां पे हो जाते हैं। तो क्या बताओगे राइट आंसर? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, केकड़ा, केकड़ा देखे होंगे, बहुत लोग देख रखा होंगे वैसे, कि केकड़े के कितने पैर होते हैं? कभी गिना है केकड़े के पैर कितने होते हैं? नहीं, कभी देखिएगा, गिनिएगा, ठीक है। केकड़े के पैर कितने यहाँ पे होते हैं? तो क्या बताओगे भाई? पैर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अधिकांश क्या होते हैं, जो आपके केकड़े होते हैं, ज्यादातर केकड़ों में क्या होते हैं? जोड़े। ये पूछा जाता है कितने जोड़े पैर होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 5 जोड़े, ये भी नोट कर लेना भाई, इसमें काफी डाउट हमेशा बना रहता है। 5 जोड़े कभी कभी ऑप्शन हमारे दिख जाता है, या फिर सीधा सीधा 8 ही आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों कभी जोड़े में अगर आंसर आता है 5 जोड़े वाला, आपको वहां पे टिक करना है, ये नहीं करना भाई 5 गुणे 2 कर दो 10 में हम राइट मार दो, ठीक है। जोड़ा वर्ड अगर लिखा हुआ तो 5 जोड़े वाला में 5 ही आपको टिक वहां पे करना है। इनमें दोस्तों एक जोड़ा क्या होता है? पंजों में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? हम तो ये करते हैं, यानी 10 कर देते भाई यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या होता है? इनका जो आपका एक जोड़ा होता है ना, एक जोड़ा, ये एक जोड़ा क्या हो जाता है दोस्तों? इनके जो पंजे होते हैं, इनके यहाँ पे नोट करें, इनके पंजों में क्या होता है? परिवर्तित वहां पे होता है। और जो शेष आपके 4 जोड़े होते हैं वो इनके लिए चलने के लिए उपयोगी वहां पे होते हैं। तो इसी वजह से जो पैर पूछे जाते हैं, इसी वजह से आपको ये 8 ही वहां पे टिक किया जाता है। 10 वहां पे ना कर देना भाई, 5 गुणे 2 करके 10 वहां पे मार दो। इसमें एक जोड़ा क्या होता है? इनके पंजों के रूप में होते हैं। हमारे 2 हाथ होते हैं भाई, ये तो फ्री है ना, तो यही तो होता है भाई। तो हमारे तो हाथ 2 फ्री हो गए, इनके भी 2 क्या होते हैं? एक जोड़ा फ्री हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंजे के रूप में, ये आपका वहां पे फ्री रहता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है? ये बताओ, सिडेराइड किसका अयस्क का है? क्या पूछा गया? सिडेराइड कापर का होगा, टिन का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, आयरन का होगा। यहाँ से हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के भी एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। तो इसका सीधा राइट आंसर क्या बताओगे भाई? आयरन बता देना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर पूछा गया सिडेराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, क्या बताओगे यहाँ पे आप? Fe, क्या बता दो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? FeCO3। दोस्तों यहाँ पे इसका सूत्र बता देना। और ये आपका एक लौह का एक क्या होता है? महत्वपूर्ण आपका खनिज यहाँ पे हो जाता है आयरन का। अब इसे लौह धातु के निष्कर्षण में बहुत ज्यादा उपयोग भी आपका वहां पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लौह अयस्क से लोहे के निष्कर्षण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? प्रक्रिया बताओ। अपचयन होगा, या उपचयन है, अपचयन है, प्रवासी आसवन है, या विद्युत अपचयन है? तो क्या बता देंगे इसका राइट आंसर? सीधा सीधा हम क्या बताएंगे? ये आपको बताना है क्या? अपचयन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी अपचयन में अयस्क से ऑक्सीजन क्या होती है? वहां से आपकी हटा वहां पे दी जाती है। और लोहे के अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन द्वारा क्या किया जाएगा? वहां पे अपचयित किया जाता है। और ये आपका उच्च तापमान में काफी ज्यादा वहां पे किया भी जाता है। इसका राइट आंसर तभी हम क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा आपको बता देना है। अच्छा ये बताओ, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त रंध्रक है? सशक्त, सबसे मजबूत रंध्रक कौन सा हो जाएगा? अब ये 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ो एक बार, आप फिर सोचो क्या राइट आंसर हो जाएगा। भाई ये पैटर्न आपके एग्जाम का वहां पे होने वाला, तो तभी मैं कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन जब आप तैयार करोगे
तब आपको एक आइडिया ये लगेगी जो हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं वहां पे हमें क्या चीजें तैयार करके जाना है कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन दिखे। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट जब आप वहां पे सॉल्व करिएगा, अगर आपके यहाँ 35 प्लस क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बिल्कुल वहां पे सही चल रही है। और डेली दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेली सुबह एक प्रैक्टिस सेट करा दिया करूंगा, ताकि शाम तक आपको एक आइडिया ये लग जाया करे कि भाई हमारा कौन सा पार्ट वीक है और हमें किसकी तैयारी ज्यादा वहां पे करनी चाहिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर सीधा सीधा आपको क्या बता देना, ये हो जाएगा वान डर वाल्स बलो द्वारा। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, यानी वान डर बल्स द्वारा क्या होता है, बहुत कम दूरी पर ये प्रभावी आपका वहां पे होता है। और ये आपका अस्थायी आकर्षण बल के कारण ही वहां पे होता है, और सतही अवशोषण में इन बलों का प्रमुख योगदान आपका बहुत ज्यादा वहां पे आपका होता है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। अगला सवाल ध्यान से पढ़ो, क्या दिया जा रहा है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखने वाला बल कौन सा आपके यहाँ पे होता है, कौन सा बल वहां पे हो जाएगा। बताओ, यही सेम ऑप्शन लगभग लगभग आपके दिए जा रहे हैं। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। तो इसका भी सीधा सीधा आपको क्या बता देना, इसका भी हो जाएगा वान डर वाल्स बल ही आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो आपका ग्रेफाइट होता है ना, कार्बन ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु क्या होता है, ये सहसंयोजी बंधों द्वारा, किसके द्वारा, सहसंयोजी बंधों द्वारा आपके ये वहां पे जुड़े होते हैं, और परतों के बीच एक वान डर वाल्स बल वहां पे होता है। और इसी कारण क्या होता है, जो ग्रेफाइट होती है ये आपका मुलायम और चिकना होता है, इसी वजह से ग्रेफाइट मुलायम और चिकना आपको वहां पे होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बताओ निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है, एक ठोस स्नेहक इनमें से कौन सा है, बताओ, इंडियम है, जर्मेनियम है, गंधक है, ग्रेफाइट है। तो क्या बताओगे कौन सा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सीधा सीधा क्या बताओगे भाई, ग्रेफाइट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, हम सभी को पता है ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो कहाँ कहाँ बताओगे दोस्तों, नंबर एक तो आप यही बताओगे, जो आपके मशीन बनती है, मशीन मशीन के जो आपके पुर्जे होते हैं वहां बहुत यूज किया जाता है, ताकि इनमें घर्षण कम करने के लिए वहां बहुत ज्यादा यूज आपको वहां पे किया जाता है। और इसकी परतें आसानी से क्या होते हैं, एक दूसरे में फिसल सकती हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे फिसल सकती है, तभी इनका किसका यूज होता है, ग्रेफाइट का वहां बहुत ज्यादा यूज वहां पे होता है। अगला सवाल आता है कि फ्लोरीन एक नया खोजा गया कृत्रिम कार्बन है अपचायक, इसका है, किसका है, बताओ भाई क्या पूछा गया, फ्लोरीन एक नया खोजा गया कृत्रिम कार्बन अपचायक है, इसका है, बताओ परमाणु क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो बताइए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या बताओगे, सीधा सीधा यहाँ पे आपको बताना क्या है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी जो आपका ये फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन ये आपका उच्चतम विद्युत ऋणात्मक वाला एक तत्व होता है, और ये आपका अत्यंत क्या होता है, प्रतिक्रियाशील होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील आपका ये फ्लोरीन यहाँ पे हो जाता है। अब इसका उपयोग कभी पूछा जाए कहाँ पे होता है, तो कार्बन यौगिक के संश्लेषण में इसका यूज होता है, कहाँ पे, कार्बन के यौगिक के संश्लेषण में इसका यूज वहां पे फ्लोरीन का आपका हो जाएगा। अब एक सवाल ये पूछा गया है कि सूक्ष्म जीवी द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एथेनॉल के उत्पादन को क्या कहते हैं, एथेनॉल को उत्पादन को क्या कहा जाएगा। ये चार ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। बताओ, अवावय क्षय कहोगे, वायु क्षय कहोगे, दहन कहोगे, या किण्वन कहोगे। तो क्या कहा जाएगा, राइट आंसर कितना आप यहाँ बताओगे, तो क्या बताना, सीधा सीधा ये बताओ, किण्वन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है। और दोस्तों जो आपको ये किण्वन होता है ना, किण्वन ये जीवाणुओं किसके द्वारा होता है, ये हमेशा ये बताओगे दोस्तों, जो आपके जीवाणु जीवाणु या फिर आपका जो यहाँ पे खमीर, जीवाणु या खमीर द्वारा दोस्तों आपको ये वहां पे होता है। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता वहां पे नहीं होती, यानी ये आपकी क्या होती है, अवायवीय प्रक्रिया होती है, अवायवीय प्रक्रिया होती है। और दोस्तों यहाँ पे एक याद करना कि जो आपका एथेनॉल होता है, क्या होता है, एक ये भी नोट करना, जो आपका दोस्तों एथेनॉल होता है, एथेनॉल, एथेनॉल का उत्पादन आपका मेन आपको ये किण्वन के द्वारा ही किया जाता है, एथेनॉल का उत्पादन
किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही आपका वहां पे किया जाता है। अगला सवाल में ये पूछा जा रहा है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? किससे? पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं? बताओ। ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए, एक बार ध्यान से पढ़िएगा फिर बताइएगा इनका राइट आंसर कितना आप कहोगे। तो क्या बताना सीधा सीधा राइट आंसर ये बताएंगे हम। तो यहाँ पे क्या? क्लोरीनीकरण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये क्लोरीनीकरण से क्या होता है, बैक्टीरिया के साथ साथ क्या होता है, धातु भी आपकी वहां पे हटाई जाती है। बैक्टीरिया के साथ धातु भी आपकी हटाई जाती है। इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। किसका यूज किया जाता है? जो आपका ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस का यूज किया जाएगा। अब ये आपका जल शोधन की एक सामान्य विधि भी आपकी हो जाती है, जल शोधन की। आपने देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहले कुएं वहां पे रहते हैं, उसमें जो जीवा कीटाणु हो जाते हैं उसको उनको नष्ट करने के लिए, यानी कि पानी को पीने लायक बनाने के लिए क्लोरीन की गोलियां उसमें डाल दी जाती थी, ताकि उसमें जो कीटाणु है, जीवाणु है, बैक्टीरिया, वो मर जाए और उस जल का हम लोग यूज कर सके पीने के पानी के रूप में। तो क्या बताओगे राइट आंसर? इसका हो जाएगा क्लोरीनीकरण, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक सवाल ये आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक आपका ब्राह्य प्रवाह द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस अनुप्रयोग का उपयोग किया जाता है? अब ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब इनमें हमें बताना कि राइट आंसर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो क्या बताओगे? कभी क्वेश्चन अगर ये आपके एग्जाम में रिपीट वहां पे होता है तो सीधा सीधा क्या बताना है आपको? ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पहला दिया जा रहा है पथरीय नियम, ये तो आपका होगा नहीं, ये नहीं होगा। और दिया गया फ्लूइड, ऑप्शन बी भी हमारा राइट हो जाएगा। वाटर हार्मोनाइज, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बताएंगे दोस्तों? बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेट आप ध्यान से देखना, आज मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चा इस सेट में किसी के अगर 35 क्वेश्चन तक यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो ये मान के वो बच्चा चले कि उसका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सेम कभी अगर आपके एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन पूछे, पिछली बार का जो पैटर्न था, पेपर काफी हार्ड वहां पे आ गया था, यानी बिल्कुल हार्ड भी नहीं होते 50 में, ये मान चलो अगर 20 क्वेश्चन काफी हार्ड हो गए भाई, पेपर तो हार्ड ही आपका हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन के लिए मैंने बता रखा है कि अगर फिजिकल की बात करो, फिजिकली कट ऑफ की बात करें, तो अगर आपके 33 क्वेश्चन तक सही होते हैं तो आपको फिजिकल के लिए वहां बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं भाई हम एग्जाम दे के आए और हम पहले से श्योर हो जाएंगे, अपना एग्जाम निकल गया है, तो इसके लिए दोस्तों कम से कम आपको 38 से लेके 42 क्वेश्चन दोस्तों आपके वहां पे राइट होने चाहिए, तभी आपका एग्जाम मान लो क्लियर वहां पे हो सकता है। तो टारगेट दोस्तों आप कम से कम तो ये बना ही लीजिए, कैसे भी हम करके हमें 40 प्लस क्वेश्चन सही करने के अपना एग्जाम अपना क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि जल के उपचार में आपका ओजोनाइज की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताओ। ये 4 ऑप्शन है कि अवक्षेपण कहोगे, या शुद्धिकरण कहोगे, अवशोषण कहोगे, या फिर विकिरण कहोगे। क्या कहोगे वहां पे? तो क्या कहा जाएगा? सीधा सीधा क्या बता दोगे राइट आंसर यहाँ पे? ये बताना शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, आपका ओजोन अत्यधिक आपका शक्तिशाली आपका ऑक्सीडाइजर वहां पे होता है। एक ये भी नोट कर लेना, जो आपका ओजोन होता है, ओजोन क्या होता है दोस्तों? आपका ये अत्यधिक आपका शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर आपका होता है, और ये जल में आपका उपस्थित सूक्ष्म जीवों क्या करते हैं, ये आपको वहां मारता है। और दूसरी यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है कि ये बताओ आपका ओजोनाइजेशन जो होता है क्या होता है? एक ये नोट कर लेना, यहाँ पे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। ओजोनाइजेशन, ओजोनाइजेशन, ये पॉइंट नोट करना। ये क्या करता है? ये होता है जल का स्वाद व गंध की सुधारती। ये क्या होता है? जल का स्वाद और गंध को वहां पे सुधारती है आपके। तो सीधा राइट आंसर क्या बताना भाई? शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक सवाल ये हमसे पूछ रहा है, जल उपचार में आपका चारकोल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चारकोल का यूज किस लिए वहां पे किया जाता है? ये 4 ऑप्शन बताना कि राइट आंसर हमारा कितना यहाँ पे आपका होगा।
तो क्या बताओगे सीधा सीधा राइट आंसर इसका? ये होगा दोस्तों अशुद्धियों को हटाने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका होता है। क्योंकि दोस्तों जो आपको ये चारकोल होता है ना, चारकोल क्या होता है, जो आपकी अशुद्धियां होती है उनको क्या करता है, ये सोख लेता है। अशुद्धियों क्या करता है, सोख वहां पे लेता है, और ये आपका अवशोषण प्रक्रिया आपकी वहां पे पर कार्य वहां पे करता है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे राइट आंसर? ये होगा अशुद्धियों को हटाने के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, जितने भी अशुद्धियां होंगी उनको ये ऑलरेडी वहां पे सोख लेता है आपका। अच्छा ये बताना, पानी में तैरते हुए कोलाइड कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? पानी में तैरते हुए कोलाइड कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? स्कंदन होगा, अवशोषण, निस्तारण या अवक्षेपण होगा? तो क्या बताओगे अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हुआ? सीधा सीधा क्या बताएंगे हम? स्कंदन बता दीजिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसमें क्या दोस्तों, जो आपका ये स्कंदन होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके कोलाइड कणों क्या होता है, जमाकर क्या करते हैं, भारी बनाए, उनको जमाकर आपको ये भारी वहां बनाया जाता है। और इस प्रक्रिया में स्कंदक पदार्थों का उपयोग आपका वहां पे किया जाता है, और जल शोधन संयंत्रों में आपकी सामान्य विधि आपकी वहां पे होती है। तो क्या बताओगे सीधा राइट आंसर? स्कंदन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। कि निम्नलिखित में से आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? अगर इनकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, कारण क्या होता है बताओ? ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सीधा सीधा क्या बताओगे इसका राइट आंसर? आप बताइएगा सीधा सीधा क्या? उपोषण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नहीं, उपोषण में जल स्रोतों में क्या होते हैं, शैवाल तेजी से बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? जो आपके जो शैवाल होते हैं, शैवाल ये तेजी से आपके बढ़ते हैं, और ये जल में ऑक्सीजन क्या करते हैं, कमी वहां पे कर देते। अगर शैवाल तेजी से बढ़ेंगे क्या होगा, जल में ऑक्सीजन की कमी वहां पे कर देते। इससे क्या होता है, जलीय जीवन का जो खतरा होता है काफी ज्यादा आपका वहां पे बढ़ जाता है। तो क्या बताओगे दोस्तों? उपोषण आप बता देना, राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल हमारा आता है, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी कृषि गतिविधियों हमारे जल संसाधनों के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं? कौन सी आपकी हो जाएंगे? ये चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, फिर सोचो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। और सेम यही पैटर्न आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को आपको मिल जाते हैं, और ये बच्चे क्वेश्चन वहां पे छोड़ के भी कई सारे बच्चे वहां पे आ जाते हैं। तो इसका बताइए राइट आंसर यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा? बताओ, पशुओं की खाद का प्रयोग दिया जा रहा है, ये राइट आंसर होगा। या फिर ये बताओ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, दोनों हो जाएंगे। यानी ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा एक दिया जा रहा है कि ये बताओ, अच्छा रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग भी यहाँ पे दिया जा रहा है। एक नहीं होगा यहाँ पे, ये करना दो और सी, ये जो सी वाला है आपका, ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसा भी होना चाहिए, शायद वो टाइप वहां पे नहीं हुआ, कि एक डी ऑप्शन यहाँ पे ये होना चाहिए था कि बी और सी आपके ये दोनों आपके राइट आंसर होते, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाता है। फिलहाल ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लेना। इसमें आपका जो ऑप्शन अगर राइट होता, आप ये दोनों वहां पे राइट माने जाते। एक आपका डी ऑप्शन यहाँ पे होता, उसमें ये लिखा होता है कि बी एंड सी, ये दोनों वाला आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन डी भी बना लीजिएगा, और वहां पे ये दोनों राइट कर देना, ऑप्शन लिख लेना कि बी और सी, ये दोनों आपके यहाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? भाई ये हम सभी को पता है कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा होता है। तो सीधा सीधा आपको बता देना कि जो आपका सेलुलोज होता है, ये क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक ही तो आपका ये होता है। अब ये क्या होता है सेलुलोज, एक क्या होता है, ये प्राकृतिक आपका कार्बोहाइड्रेट भी आपका होता है। और ये पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? जो आगे पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में आपका ये पाया जाता है, और ये जैव अपघटन होता है। इसमें क्या होता है आपका जैव अपघटन में आपका वहां पे होता है। अब यहाँ जो हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के भी वहां पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक आदर्श गैस को आपका आइसोथर्मल आइसोथर्मल विस्तार किस पर निर्भर करता है? तो कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हुआ पूछा गया, ये विस्तार किस पे निर्भर करेगा, सीधा सीधा क्या बता देना है
ये बताओ क्या बाह्य कार्य पे निर्भर करेगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सीधा क्या कह दोगे? बाह्य कार्य पे आपका ये वहां पे निर्भर करता है। इसमें पूछ रहा है कि अच्छा ये बताओ कि बताओ कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई आपकी यहाँ पूछी जा रही है। टेस्ला, न्यूटन मीटर, वेबर, हेनरी। तो क्या बताओगे? सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हम लोग बता देंगे वेबर बताना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये आपका इसका उपयोग पूछा जाए कहाँ पे होता है? आपके जो फैराडे के प्रेरण नियम में, किसका? फैराडे के जो प्रेरण नियम है वहां पे इसका उपयोग आपका किया जाता है। तो सीधा सीधा क्या बताएंगे? वेबर आप बता देना कि चुंबकीय फ्लक्स का इकाई वेबर हो जाएगा। दोस्तों जो आपके मात्रक होते हैं ना, ये अच्छे से तैयार करना। मात्रक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका जो चैप्टर वहां पे साउंड वाला दिया गया है, साउंड वाला एक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक आपका लाइट वाला चैप्टर है। लाइट वाला आप प्रकाश वाला हो गया, ध्वनि वाला हो गया। एक आपका एक चैप्टर और आप देखो जिसमें न्यूटन लॉ के बारे में बताया गया। ये कुछ मेन चैप्टर आपके फिजिक्स के हो जाते हैं जहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। और वो जो मैंने कंप्लीट नोट्स दे रखे ना, उसमें मैंने ज्यादा उन्हीं टॉपिक पे फोकस किया है कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो नोट्स आपने ले रखे अच्छे से जरूर तैयार करके करते हुए चलना, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां पे क्वेश्चन दिखेंगे। और ये कंप्लीट जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इसकी मैं पीडब्ल्यू अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन रहिएगा, वहां इसकी आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताओ के अलावा अधातु में विद्युत कुचालक होते हैं? किसके अलावा? ग्रेफाइट, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, किसके अलावा बताओगे? सीधा सीधा ये हो जाएगा ग्रेफाइट। आप बता देना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट दोस्तों क्या आपका होता है? ये आपका एक अधातु है। ग्रेफाइट क्या होता है बताओगे? आपको ये अधातु होते हुए भी ये आपका विद्युत का चालक होता है। अधातु होते हुए भी क्या बताओगे? विद्युत का चालक। दोस्तों ये क्या होता है? अधातु होते हुए विद्युत का चालक आपका होता है। क्योंकि दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन आपके मुक्त होते हैं जो धारा प्रवाहित वहां पे करते हैं। और जो पेंसिल की स्याही में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, आप देखो जो आपकी पेंसिल होती है ना, हम लोग बच्चों मान लो छोटे में सब लिखा करते हैं, उसमें जो पेन होती है, पेन की जो आपकी रिफिल होती है, क्या होती है? ग्रेफाइट ही वहां पे होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट ही आपका वहां पे आपका होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? बताओ विद्युत का सुचालक इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा? तांबा, प्लास्टिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो भाई विद्युत का सुचालक क्या बताओगे? सीधा जो आपका तांबा होता है, कापर होता है, विद्युत का सुचालक आपका होता है। अब ये आपका अच्छा सुचालक भी होता है। आप देखोगे जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, उसमें हम लोग बोलते नहीं भाई तांबे का तार पड़ा है, कापर का तार पड़ा हुआ है। तो यही ऑप्शन है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मुक्ता होती है ना, तांबे के सुचालक आपकी वहां बनाती है। तो इसी वजह से जो घरों में वायरिंग हमारी होती है, ज्यादातर आपके कापर के ही तार वहां पे डाले आपके जाते हैं। सीधा क्या बता दोगे? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है तो वे बटे होते किसमें? लाइन में, श्रेणी में, समांतर में, या फिर आपका अंडा अंडा जहां कार में आपके बटे होंगे। तो क्या बताओगे राइट आंसर? सीधा सीधा ये सीधा सीधा बताना है क्या भाई? समांतर क्रम बताना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो एक चीज ये याद कर लेना कि जो आपका समांतर संयोजन होता है, ये क्या करता है? समांतर संयोजन जो आपका वोल्टेज होता है, क्या बताओगे? ये आपका वोल्टेज इसमें क्या होता है? समान होता है। क्या बताओगे? वोल्टेज आपका यहाँ पे समान आपका होता है। और जो धारा का विभाजन होगा ये क्या होगा? अलग अलग आपके शाखाओं में वहां पे होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना है कि जो आपका कुल प्रतिरोध होगा ये सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। कि जो आपका कुल प्रतिरोध होता है इसका, वो जो सबसे कम प्रतिरोध से भी आपका वहां पे कम आपका हो जाता है। तो क्या बताओगे राइट आंसर? सीधा समांतर आप बता देना। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, जो आपने कंप्लीट नोट्स ले रखे हैं बस एग्जाम तक उसी का बार बार प्रैक्टिस करिएगा। इधर उधर की चीजों में आप वहां पे नहीं पढ़ना। जो मैंने कंप्लीट नोट दे दिया है घर बैठ के आप तैयारी करिए।
हो सके उनकी फोटोकॉपी निकलवा लो, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं मोबाइल से भी आप वहां पे आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो। और डेली जो अपने 7-6 बजे हम सुबह इसकी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यहाँ पे आप ये जरूर ध्यान से देखना कि कौन सा पार्ट हमारा वीक है, किस पे हमें ज्यादा फोकस वहां पे अपना अब ये करना है। तो आज से जो डेली अपने प्रैक्टिस सेट होंगे दोस्तों, ये आपके सुबह 6 बजे ही मैं कराऊंगा वहां पे, ताकि आपका सुबह सुबह आप रिवीजन भी सारा कुछ आपका हो जाए, और जो हमारे पार्ट वीक हो उसके हम लोग अच्छे से तैयारी भी वहां पे कर ले। तो ओके दोस्तों, हम लोग कल मिलेंगे एक अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।